राहुल गांधी जी या अखिलेश यादव? देखिए, दोनों ही वंशवाद के पोषक हैं। बाप दादाओं के नाम से राजनीतिक विरासत में दोनों को मिली है और मैं समझता हूँ कि दोनों ने ही अपने दम पर एक भी चुनाव नहीं जीता। मोदी जी के विजय रथ को, भाजपा के विजय रथ को कैसे रोका जाए, तो ये एक झूठ का पुलिंदा बना करके देश के सामने रोका। उसी समय की सरकार की जिम्मेदारी थी ये कि जो हिंदू वहां से धर्म के आधार पे अपना सब कुछ छोड़ करके आए, ना केवल व्यापार जमीनें, अपनी बेटियों तक को छोड़ करके भागे बेचारे, वह जान बचा करके, उन लोगों को यहाँ बसाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? उस सरकार की थी। उसकी चिंता 2014 के बाद में क्यों हुई? आपने किसी भी मूवी में देखा कि सनातन संस्कृति के अलावा, हिंदू संस्कृति के अलावा किसी की मजाक बनती देखी आपने कभी? लेकिन कितने धड़ल्ले से हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है। जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है, वहां दुर्भाग्य से किसी बेटी के साथ कोई अत्याचार हो गया, बलात्कार हो गया या कोई अन्य मतलब एक कोई घटना घटित हो गई, तो सारी कांग्रेस पार्टी या सारी विपक्षी पार्टियां प्रियंका गांधी से लेकर के लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा लगा कर चली जाती है। लेकिन वही बात जब वेस्ट बंगाल की एक डॉक्टर बेटी के साथ होता है, तो आप उठा के देख लो सारा मीडिया, एक ट्वीट अगर राहुल गांधी का आया हो। सलाम, नमस्ते इंडिया। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कॉमनर्स ऑन काउच। राजनीति एक ऐसा टॉपिक जिससे कोई भी अछूता नहीं रहा। इलेक्शन से लेकर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी किस तरह ऑपरेट करती है, कुछ इन्हीं सवालों के साथ आज हम मिलेंगे बीजेपी के प्रवक्ता मिस्टर अशोक सैनी जी से। नमस्कार अशोक जी। जी नमस्ते। आज सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, आज हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि 2 लाइन में अगर आप अपने बारे में कुछ बताना चाहें तो वो कैसे आप बताएंगे, कौन है अशोक जी? देखिए, मैं अशोक सैनी हूँ और मेरा जन्म स्थान हनुमानगढ़ गंगानगर, जो पहले गंगानगर जिला होता था, बाद में हनुमानगढ़ अलग हुआ। हनुमानगढ़ जिले का एक छोटा सा कस्बा है भादरा, वहाँ मेरा जन्म स्थान है मेरा। और मेरे पॉलिटिकल बैकग्राउंड मेरा कोई है नहीं परिवार में। शुरू से ही पहले संघ में थोड़ा मेरा ज़्यादा झुकाव रहा, फिर कॉलेज टाइम से राजनीति में आ गए और मध्यम वर्गीय परिवार और कोई गॉडफादर राजनीति में था नहीं, तो 10-15 साल तो मैंने वहीं जिले में वहीं काम किया और 2015 के बाद से मुझे यहाँ राजस्थान में पार्टी ने जिम्मेदारी दे दी, तो मैं निरंतर पार्टी संगठन का काम कर रहा हूँ। एजुकेशन मेरी भादरा के पास ही है, राजगढ़ मोहता कॉलेज है, वहाँ डिग्री कॉलेज है, वहाँ से मैंने बीए की। ठीक है, तो जैसे अभी आपने बताया कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं है, बट हर कोई ऐसे सोचता नहीं है कि मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है। ये जर्नी राजनीति में आने की कहाँ से शुरू हुई और क्यों हुई बेसिकली? देखिए, वैसे तो कोई न कोई घटना मोमेंट करती है ही, और मैंने कहा ना, संघ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की शाखाओं का हमारे परिवार में आना जाना हमेशा से ही रहा था। मेरे परिवार के हमारे जो बड़े संघ की शाखाओं में जाते थे, लेकिन सीधे सीधे राजनीतिक क्षेत्र में वो नहीं थे। विचारधारा तो हमारे यहाँ 1960-65 के बाद से ही मेरे पिताजी, चाचा जी, मेरे ब्रदर, ये सब लोग संघ की शाखाओं में जाते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जितनी भी वहाँ एक्टिविटीज़ होती थी, संघ के प्रचारकों का हमारे घर पे आना जाना रहता था। तो आइडियोलॉजी से तो भाई मैं जुड़ा हुआ था ही, पर कॉलेज टाइम के बाद में राजनीति में आना हो गया। कुछ छुटपुट घटना इस तरीके की थी कि कॉलेज के समय लड़ाई झगड़े या कोई केस मुकदमे, इनको लेकर के थोड़ा एक बार जो संघ में काम कर रहा था उसको बीच में रोकना पड़ा काम को। परिवार भी चाहता था कि भी अब संघ में काम नहीं करे, व्यापार में या घर गृहस्थी में अपनी जिम्मेदारी आगे संभाले। कुछ हमारे वरिष्ठ जो उस समय हमारे अधिकारी थे संघ के, या हमारे जो विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे, उनको लगा कि भी ऊर्जावान लड़के हैं, इनके साथ टीम भी मेरे साथ बहुत अच्छी थी, फ्रेंड सर्कल और मेरा फैन फॉलोइंग हमेशा से अच्छी रही थी।
तो ऐसे 150 लोग, उस समय हमारी एज भी 20-21 साल रही होगी उस समय। तो फिर उन सब ने कहा कि भी यार, हमारे एक साथी उस समय अमर सिंह जी राठौड़ युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष बने थे, काफ़ी सीनियर है मेरे से 10-12 साल उस समय भी वो थे। तो वो आए कि भी वो उनको कोई एक युवा ब्रिगेड का गठन करना था भादरा में, लोकल छोटे लेवल पे वहाँ। तो तब उन्होंने मुझे बुलाया, जो हमारे संघ के वो हमारे जो उस समय अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि यार अब आप लोग संघ में काम इस समय नहीं कर रहे हो और परिवार वाले भी नहीं चाह रहे कि, तो वो तुम्हें दुकानदारी में लगा देंगे, भविष्य में शादी करके तुम घर गृहस्थ लग जाओगे, तो तुम ऐसा करो युवा मोर्चा में काम कर लो। तो मैंने 1-2 दिन का विचार, समय थोड़ा ले लेंगे, और दोस्तों से बातचीत करके, परिवार वालों का तो ऐसा कुछ था नहीं कि भाई आपको राजनीति जाना है या उनसे सलाह लेना, ऐसा कुछ था नहीं। पर 2-4-5 हम दोस्तों ने बात करी कि यार क्या करें, ये बीजेपी यूथ विंग में हमको लेना चाह रहे हैं। तो फिर वो हम लोगों ने लास्ट में ये तय कर लिया, चलो भी बन जाते हैं। तो उस समय मुझे जिले में वाइस प्रेसिडेंट यूथ विंग का मेरे को बना दिया, और फिर वहाँ से चले तो यहाँ तक कैसे आ गए, लगातार चलते रहे। और ये कितने सालों की पूरी जर्नी रही जो यूथ विंग से शुरू हुई थी? मैं 94-95 की घटना बता रहा हूँ, जो आपको बता रहा हूँ। हाँ, फिर थोड़ा क्या बीच में ब्रेक भी आ गया। फिर 98 में शादी हो गई, 99 में बेटा हो गया। मध्यम वर्गीय परिवार में थे तो वाइफ भी चाहती थी, जॉइंट फैमिली थी मेरी, हम 9 भाई हैं और सब इकट्ठे रहते हैं। तो भाई बाकी परिवार के लोग भी चाहते थे और वाइफ भी चाह रही थी कि भाई सब भाई काम करते हैं, आप कोई काम धंधा करते नहीं हो, तो कुछ काम धंधा करो। और मुझे लगा अभी राजनीति में भी अपना क्या है, ठीक है, विचारधारा से अपन भविष्य में जुड़े रहेंगे पार्टी से। तो मैं उस समय सोचा भी यहाँ तो लोकल के हम नेता हैं, तो यहाँ तो कोई काम कर नहीं पाएंगे, जगह भी छोटी थी। तो मैंने सन 2000 में दिल्ली में जाकर के एक रेस्टोरेंट कर लिया था, राजस्थानी स्वीट्स के नाम से। और फिर वहाँ लगभग 3.5 साल तक मैं रहा। और 2004 के पार्लियामेंट चुनाव जब आए थे, जब अटल जी प्राइम मिनिस्टर होते थे, और तो वो हालांकि 2004 में वो चुनाव हार गए थे, साइनिंग इंडिया का जो नारा चला था। तो 2004 में मैं वापस आ गया था कि मुझे लगा भी मुझे व्यापार के लिए मैं बना नहीं हूँ। सब कुछ ठीक करते करते भी मुझे कोई ऐसा लग नहीं रहा था कि मुझे यहाँ कोई प्रॉफिट वाला मैं काम कर रहा हूँ या भविष्य में मैं यहाँ घर गृहस्थी ठीक से चला पाऊँगा। तो परिवार के साथ बैठ करके मैंने कहा भी मुझे पूरी आप फ्रीडम दो, राजनीति में काम करने के लिए छूट दो। तो मेरे भाई, मेरे से 7 बड़े भाई हैं, एक छोटा ब्रदर है मेरा। तो सब लोगों ने, वो तो खैर वैसे ही मेरे साथ खड़े थे सारे परिवार के लोग, तो उन्होंने कहा भी यार हमने तो कभी कहा भी नहीं भाई तुम कोई व्यापार करो। तो उनसे छूट मिल गई। और 2004 के बाद में आप ये मानो 4 से लेकर आज 24 आ गया। और मेरी पार्टी का भी मैं आज बड़ा आभार प्रकट कर रहा हूँ कि मैं 2004 में वापस लौटा और जनवरी 2005 में मुझे मेन बॉडी का वहाँ का मंडल का अध्यक्ष बना दिया। उस समय मंडल बड़े होते थे। और 2003 में वसुंधरा जी की गवर्नमेंट भी आ गई थी, और जनवरी 2005 में मैं अध्यक्ष बना। तो आज तक बस प्रोग्रेस भी पार्टी में होती रही। पार्टी ने हमेशा संभाला, छोटा बड़ा दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा से मेरे पास रही। पार्टी ने कभी भी खाली छोड़ा नहीं। और ये कुल मिलाकर के 20 वर्षों का तो मेरा एक कंटिन्यू है। उससे पहले के 5-6 साल का काम वो मेरा अलग है। करीब 25 हाँ, 20 साल 25 साल का मेरा पूरा राजनीतिक जीवन हो गया। और फिर मुझे 2015 तक कंटिन्यू 10 वर्ष तक मैंने जिले में काम किया। मैं 4 साल मंडल का अध्यक्ष रहा। फिर मुझे प्रमोट करके डिस्ट्रिक्ट में वाइस प्रेसिडेंट मेन बॉडी का बना दिया। और 4 साल फिर मैं मेन बॉडी का 9 से 13 तक मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा। और फिर मुझे पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया डिस्ट्रिक्ट का। बीच में पार्षद के चुनाव भी लड़े, अपोजिशन लीडर भी रहा। और बीच बीच में और भी कई तरीके के दायित्व पार्टी में मिलते रहे। यूपी के चुनाव में भी गया, हरियाणा के चुनाव में भी गया। पार्टी भेजती रही समय से, बाहर भी भेजा। और कई जिले और संभाग लेवल के अदर जो पार्टी के एक्टिविटी चलती हैं, जैसे सदस्यता अभियान हुआ, महासंपर्क अभियान हुआ, या कोई भी और किसी प्रकार के, उनकी भी पार्टी समय समय के ऊपर मुझे स्टेट और डिवीजन लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर पार्टी काम देती रही। तो कंटिन्यू काम करता रहा। और 2015 के जस्ट बाद में 16 में ही पार्टी ने मुझे
बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, एक बड़ा ब्रेक दिया मुझे और यूथ का मुझे स्टेट का प्रेसिडेंट बनाया। तब से लेकर के अब तक मैं स्टेट में काम कर रहा हूँ। तो सर जैसे जितना आपको अनुभव है, इतना राजनीति का आपको नॉलेज है, उस हिसाब से अब आप आज की राजनीति को किस रूप में देखते हैं? और अगर हम पुराने समय की भी बात करें तो उसके साथ अब आज दोनों को आप मिलाएं, कंपेयर करें, तो आपका क्या विचार है इसमें? देखिए, हर समय के अंदर थोड़ा बदलाव तो आता ही है, ना केवल राजनीति, सामाजिक जीवन भी बदलाव आता है और आदमी कोई व्यापार करता है तो उसमें भी बदलाव आता है। हर तरीके में, रहन सहन में, खान पान में, सब तरीके से चेंज होता है। तो निश्चित रूप से एक ज़माना होता था जब हमारे भैरव सिंह जी के ज़माने में वो खुद ही रिक्शे से प्रचार करते हैं कि शाम को भैरव सिंह जी आएंगे और एक सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद खुद ही जा करके इस तरीके का संघर्ष भी पुराने ज़माने में होता था। मैं समझता हूँ एक तो इस तरीके का हमारे सामने ऐसा कोई इशू नहीं है। हमारे पास पार्टी बहुत बड़ी हो गई है और फिर अब बहुत फास्ट हो गया काम और ये टेक्नोलॉजी इतनी हावी हो गई है। अच्छा, दूसरा, पहले जब मैं 2005 के आसपास की बात कर रहा हूँ, उससे पहले की बात कर लूँ, तो जैसे हमने कोई छोटी मीटिंग करते तो फिर हमारा एक साथी एक उसका प्रेस नोट तैयार करता, फिर एक कार्यकर्ता साइकिल पर, जैसे शहर में 20-25 पत्रकार होते थे, सबके घरों में एक हार्ड कॉपी दे करके आता था। अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तुरंत एक मोबाइल पे टाइप करा और तुरंत वो चला गया। और फिर सोशल मीडिया का ज़माना है, तो बदलाव तो एक बड़े लेवल पे आया है। उसके अलावा जो सबसे बड़ा चेंज आया है ना, वो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई है। पहले राजनीति में बहुत कम लोग होते थे, जैसे मेरे परिवार में हमारे ताऊ जी ने कह दिया तो फिर 500 परिवार एक साथ चल पड़ते थे। आजकल हर बच्चा अपने स्तर पे जागरूक है और लगभग हर दूसरे घर में कोई न कोई छोटे बड़े मिडिल लेवल के ऊपर वो राजनीति के अंदर अपना जुड़ा हुआ है। किसी न किसी वो पार्टी से, ऑर्गेनाइजेशन से कहीं न कहीं अपने आप को जोड़ के रखता है। हर कोई इस फील्ड में भी काम कर रहा है। धीरे धीरे अच्छी बात ये है, देश के लोकतंत्र के लिए भी अच्छी बात है कि जब यूथ आ रहे हैं, और महिलाएं तो बिल्कुल भी नहीं होती थी, अब तो लगभग हर शहर में सैकड़ों की संख्या में हमारी महिला विंग के अंदर भी हजारों युवतियां, महिलाएं खूब काम कर रही है। तो बहुत फास्ट हो गया और हर कोई जागरूक भी हो गया। तुरंत आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से बातें पहुंच जाती है, तो राजनीति का काम भी फास्ट हो गया। इस चक्कर में थोड़ा राजनीति में भ्रष्टाचार पे भी अंकुश लगा है, क्यों आज दूसरा, जैसे पहले तो कोई कुछ भी बोल देता था, कोई कहीं थप्पड़ मार देता था, कहीं न्यूज टॉकिंग हो जाती थी, तो पता नहीं चलता था उसका। आज आप क्या कर रहे हो, इसलिए नेताओं को भी बहुत ध्यान से सोच समझ करके, एक शब्द अगर गलत निकल गया तो वो तुरंत वायरल होता है और यूथ उसको तुरंत कैच करता है। दूसरा, आप आज गवर्नमेंट है, तो पहले तो भाई कुछ भी कर दिया, किसी को पता भी नहीं होता था। आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से और अवेयरनेस जो यूथ में एजुकेशन की वजह से जो आई है, तो थोड़ा तुरंत वो जागरूक पर्सन भी खड़े करते हैं। आज अगर कोई नेता काम नहीं कर रहा है तो जनता जवाब भी मांग लेती है। आपने उस दिन ये कहा था, पहले लोग भाई इसको थोड़ा हाँ, थोड़ा नेताओं से संकोच भी करते थे, डरते भी थे, पर आजकल क्या है कि नेताओं को जो कहा है वो करके देना ही पड़ता है। तो ये थोड़ा चेंज इस तरीके का, खूब सारे चेंज हुए हैं समय के साथ, अच्छे ही हुए हैं ज़्यादातर। हाँ, नहीं अच्छे हुए, समय के साथ होने भी चाहिए। बिल्कुल। अभी अशोक जी हम बात कर रहे थे लोकतंत्र के बारे में, आपने भी बोला कुछ इंटरनेशनल बॉडीज हैं जो कहीं ना कहीं अब इंडिया को स्पेशली पिछले 4-5 साल से एक फ्लॉड डेमोक्रेसी बोलने लगे हैं कि लोकतंत्र है लेकिन इलेक्शंस तक ही है, लोगों के घरों में नहीं गया या लोगों के सोच तक नहीं गया है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं जब ऐसे एलिगेशंस लगाए जाते हैं पूरी कंट्री पे? क्योंकि हमसे बड़ी डेमोक्रेसी तो कोई वर्ल्ड में है ही नहीं। देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसमें कोई संकोच नहीं है। जो आपने प्रश्न किया है, अभी आपने 4-5 साल के लिए कहा, लेकिन मैं कहूँगा 2014 में जब से श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, लोकतंत्र और मजबूत हुआ है और नेताओं की साख भी सुधरी है। जो 2004 से लेकर के 14 के बीच में जो यूपीए का जो शासन था, उस समय प्राइम मिनिस्टर महीनों तक बोलते भी नहीं थे और प्राइम मिनिस्टर के सामने ही बड़े बड़े उनकी पार्टी के नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी बड़े फैसले करते थे जो सरकार में कहीं इन्वॉल्व भी नहीं होते थे, उनका कोई लेना देना भी नहीं होता था। ठीक है, कोई ऑफिशियल पद नहीं होते थे, कोई संवैधानिक पोस्ट पे नहीं होते थे। और जो उस समय देश के अंदर जो
बिखराव की स्थिति थी। भाई लोकतंत्र भी टूटता हुआ नजर आ रहा था, दुनिया में हमारी साख भी गिर रही थी, टेररिज्म भी अपने चरम पर था। रोजाना आप सब उस समय देखा होगा, कभी हैदराबाद में बम फूट रहा है, कभी लुधियाना बम फूट रहा है, कभी जयपुर में, कभी दिल्ली में, कभी मुंबई में। तो 2014 के बाद में जब मोदी जी आए और तो मोदी जी ने नेताओं की साख में भी सुधार किया। आज एक प्राइम मिनिस्टर है जो लगभग 13-14 वर्षों तक तो मुख्यमंत्री रहा और आज 11वां वर्ष उनको कंटिन्यू है प्राइम मिनिस्टर रहते हुए। आज कोई भी उनके ऊपर एलिगेशन नहीं लगा सकता और एकदम ईमानदारी के साथ। और उन्होंने ये एक जो परसेप्शन थी कि नेता का मतलब 2 घंटे 3 घंटे काम करने वाला होता, 12-1-2 बजे तक ऑफिस में आते, 3-4 बजे कुछ फाइलें देख करके निकल जाते। तो ये जो चेंज आया ना, ये मोदी जी के राज में आया। और लोकतंत्र को केवल कांग्रेस ने इस चुनाव में, जब उनको लगा कि भी कुछ भी काम नहीं कर रहा है, हाँ मतलब उनका कोई हथियार जो ऐसा चल नहीं रहा कि भी मोदी जी के विजय रथ को रोका जाए, या भारतीय जनता पार्टी की जो लोकप्रियता यूथ के अंदर स्पेशली और सभी मतलब वर्गों में, एससी ओबीसी सभी कम्युनिटी के अंदर, जो बीजेपी का जो ग्राफ देश भर में बढ़ रहा था, लगभग पूरे देश के अंदर बीजेपी का जाल मोदी जी के नेतृत्व में बड़ी ताकत के साथ हमारा फैलाव हुआ। तब उन्होंने ये एक प्रोपेगेंडे के रूप के अंदर एक झूठा जुमला लेकर के आए, क्योंकि कभी अगर ये 400 सीटें आ गई तो ये लोकतंत्र खत्म कर देंगे, जबकि लोकतंत्र हिंदुस्तान में कभी खत्म हो ही नहीं सकता। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अगर किसी ने लोकतंत्र को दबाने का काम किया तो 25 जून 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया, देश की सारी मीडिया को जेल में बंद कर दिया, देश के सारे विपक्षी पार्टियों को जेल में बंद कर दिया। तो केवल इन्हीं लोगों ने ये जो दलित वर्गों को भ्रम में डालने के लिए, या कई जो इनोसेंट जो वर्ग है करने का तरीका, इनको गुमराह करने के लिए मोदी जी के विजय रथ को, भाजपा के विजय रथ को कैसे रोका जाए, तो ये एक झूठ का पुलिंदा बना करके देश के सामने रोका। तो लोकतंत्र भारत की आत्मा में बसा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी तो एकमात्र ऐसी पार्टी है जो केवल डेमोक्रेसी के आधार पर चलती है। आप दोनों बहनें बहुत एजुकेटेड हो, अवेयर हो, आप मीडिया से जुड़े हो, आपको पता है कि आज मुझे बताओ बीजेपी के अलावा कोई एक ऐसी पार्टी बताओ जिसके परिवार के बाद में कोई दूसरा कोई नेता कभी बना गया। अब मुलायम सिंह जी की पार्टी में पहले मुलायम सिंह जी नेता थे, अब अखिलेश जी आ गए। आप बता सकते हो उनके बाद में उनका कौन, उनका बेटा आ जाएगा। अब सोनिया गांधी जी थे, उनके बाद राहुल, सोनिया जी अपनी पार्टी की 24 साल तक अध्यक्ष रही। इन 24 साल में हमारे 10 अध्यक्ष बदले हैं और अलग अलग परिवार से, अलग अलग जाति से, अलग अलग स्टेट से, और पार्टी के जमीन पे साधारण रूप से काम करने वाले लोग थे। तो डेमोक्रेटिक तो बीजेपी के हमारे मतलब रोम रोम में बसा हुआ है लोकतांत्रिक। अभी कल भी प्रधानमंत्री जी ने 2 तारीख को जो भाजपा का मेंबरशिप अभियान जो स्टार्ट करा, उसके अंदर भी कहा बीजेपी का डेमोक्रेटिक तरीके से पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारी एक इकलौती पार्टी है जो 6 साल के अंदर हमारा साधारण से वर्कर से लेकर के प्राइम मिनिस्टर तक हमारे सभी कार्यकर्ताओं को अपनी मेंबरशिप को रिन्यू करना होता है। प्रधानमंत्री जी नए सिरे से मेंबर बने पार्टी के, फिर हम सब लोग मेंबर दोबारा नए सिरे से बन रहे हैं, और फिर अब हमारे पहले बूथ के इलेक्शन होंगे डेमोक्रेटिक तरीके से, फिर मंडल के इलेक्शन होंगे, फिर हमारे जिलों के होंगे, फिर स्टेट के होंगे, फिर सेंटर के होंगे, और पूरा ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम पूरा बदल जाएगा। और ये नहीं कि पिताजी आज है तो फिर बेटा आ जाएगा, बेटे का फिर बेटा आ जाएगा, ये अदर पार्टीज में होता है। तो लोकतंत्र के खिलाफ इन्होंने एक षड्यंत्र के रूप में देश प्रोपेगेंडा, एक भ्रमित करने का, देश को गुमराह करने का काम इन लोगों ने किया, जिसका जवाब भी देश की जनता ने दे दिया। तीसरी बार मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने। ये देश आजाद होने के बाद में अपने आप में एक बड़ा वो रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू एकमात्र ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू बने। पर उस समय में आज में बहुत अंतर आ गया। उस समय विपक्ष भी नहीं था और दूसरी पार्टियां होती नहीं थी, बहुत कमजोर स्थिति में थे, और देश के अंदर कोई मीडिया या सोशल मीडिया या ऐसा कोई साधन ही नहीं होता था। और देश आजाद हुआ ही था तो कांग्रेस ही देश के दिलो दिमाग पर छाई हुई थी। ऐसे समय में मैं मानता हूं कि वो अगर तीसरी बार भी आए तो कोई बड़ी उपलब्धि नहीं थी। लेकिन इस समय जब विपक्ष हर तरीके से सक्षम भी है, पूरी दुनिया की निगाह भी थी, और ऐसे में अगर देश आपको तीसरी बार रिपीट कर रहा है
तो आप कितनी विश्वसनीय हो देश की यूथ के लिए, देश की जनता के लिए। तो ये मोदी जी के ऊपर, बीजेपी के ऊपर देश ने भरोसा जताया। तो लोकतंत्र हमारी आत्मा में है, देश के हर व्यक्ति के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में पूर्ण रूप से विश्वास करती है और इसी के आधार पे हम लोग पूरा काम करते हैं। सर, जैसे आपका जो पॉलिटिकल करियर है काफ़ी लंबा चौड़ा है और उसमें मतलब आपने चुनौतियां तो डेफिनेटली फेस करी होंगी, तो कुछ ऐसी बातें हैं जो मतलब हमसे शेयर करना चाहते हैं कि ऐसी कोई बहुत बड़ा सा चैलेंज आपने देखा है, उसमें आपने काम किया, या फिर जनरली भी पार्टी में जो लोग होते हैं, काम करते हैं, उनको किस तरह की चुनौतियां देखनी पड़ती हैं? देखिए, वैसे तो भाई राजनीति ही चुनौती का पर्यायवाची शब्द है। रोजाना पद पर कोई चुनौतियां तो है ही। और हम मोदी जी की पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो चुनौतियों को चुनौती देना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का स्वभाव है, ऐसा प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे कहा है। तो भाई जैसे अभी जो लोकतंत्र की हम बात कर रहे थे कि उस झूठ को सही साबित करना, ये भी एक चुनौती है। देश के अंदर एक ही पार्टी ने, हमारा इंटरनल ऐसा कोई चुनौतियां नहीं, व्यक्तिगत मेरे जीवन में ऐसी कोई चुनौतियां आई नहीं। हालांकि सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में जो आमतौर पे जो चुनौतियां हैं, इसका कोई मैं चुनौती को ये नहीं मानूंगा, ये तो एक पार्ट ऑफ हमारा पॉलिटिक्स का एक भाई ये जो हमारा रूट है ना, जो रास्ता है, इसके ऊपर की जो इसके रास्ते के कहते हैं ना भाई, मंजिल पे पहुंचने का थोड़ी आनंद है। आनंद तो जो रास्ते का जो आनंद है, जो सफर का जो आनंद है, तो ये कोई विशेष चुनौतियां नहीं है। समय समय के ऊपर भाई आपको जिम्मेदारियां मिलती है और कभी छोटी जिम्मेदारी है, कभी बड़ी जिम्मेदारी है, आप इसको भी आप चुनौतियां कह सकते हो। फिर अगर आप विपरीत परिस्थितियों में काम करते हो तो कुछ चुनौतियां मेरे सामने थी इस तरीके की कि जहां मैं पैदा हुआ वहां मेरी कास्ट, मेरे अंगेस्ट है, वहाँ माली सैनी समाज बहुत कम है। तो भाई चुनौतियाँ ये थी कि हम बात चाह रहे थे कि वहाँ से हम चुनाव लड़ें, पर वहाँ पार्टी ने इस तरीके से भाई चुनाव हम नहीं लड़ पाए, क्योंकि आज के युग में जाति को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, संख्या बल भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये थोड़ी आप ये चुनौती कह सकते हो। विपरीत परिस्थितियों में काम करके फिर राजनीति में, आपके परिवार में कोई राजनीति में कोई नहीं है, आप ही को जीरो से शुरू करना, आप ही को अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को तैयार करना, अपने पार्टी के अंदर जगह बनाना। कंपटीशन तो सब जगह होते ही हैं, पर विशेष रूप से जो बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए, वो मेरे लिए से लेकर के सबके लिए है कि देश में जिस प्रकार का शासन रहा, वो मैं समझता हूं कि 1947 से पहले इतना भारत को नुकसान नहीं हुआ जितना कि ये 1947 के बाद हुआ है। अंग्रेज चले गए, लेकिन उनकी निशानियों को आज तक भी कांग्रेस ने संजो के रखा। जिन चीज़ों को उसी समय खत्म कर देना चाहिए था, जैसे उदाहरण के लिए दिल्ली के अंदर औरंगजेब रोड था, वो 2014 में मोदी जी ने आते ही उसको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड किया। ऐसे हजारों चीजें हैं। जैसे राजपथ था, उसको हमने कर्तव्य पथ किया है। जैसे भारतीय दंड संहिता थी, उसको भारतीय न्याय संहिता करी है। हमारे लॉ मिनिस्टर ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि अंग्रेज भारतीयों को दंड देते थे, तो भारतीय दंड संहिता थी। हमारे लोगों को न्याय के लिए कानून है हमारा, तो ये भारतीय न्याय संहिता है। ऐसे हजारों चीजें हैं। और जैसे कश्मीर के अंदर 370 को खत्म करना, मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से मुक्ति देना, और CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ला करके जो 1947 में जो धर्म के आधार पर जो पाकिस्तान और उधर से भाग करके हमारे लोग आए थे, मैंने तो उनको बड़े करीब से देखा है। उनकी स्थिति बहुत नाजुक स्थिति थी, और देश का दुर्भाग्य है कि गलत लोगों के हाथ में देश की कमान उस समय गई, और उनकी चिंता उन लोगों ने कभी भी नहीं करी, क्योंकि 70 वर्षों तक उन लोगों के पास ना तो खुद का घर था, ना एजुकेशन लेने का अधिकार था, ना कोई गवर्नमेंट की जो हाँ वो बाहर शरणार्थी थे, नागरिकता आपने दी नहीं उनको, जबकि वो तो इसी देश के बच्चे थे। आप उनको नागरिकता देनी ही चाहिए थी। उसी समय की सरकार की जिम्मेदारी थी ये कि जो हिंदू वहां से धर्म के आधार पे अपना सब कुछ छोड़ करके आए, ना केवल व्यापार जमीने, अपनी बेटियों तक को छोड़ करके भागे बेचारे, वह जान बचा करके, उन लोगों को यहाँ बसाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? उस सरकार की थी। उसकी चिंता 2014 के बाद में क्यों हुई? तो ऐसी बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने थी, और आज इस बात का मुझे गर्व भी है, प्राउड भी है कि मोदी जी के नेतृत्व में
ऐसी लगभग तमाम चीज़ों को हमारी सरकार ने खत्म करने का काम किया और आने वाले समय के अंदर और भी बड़े बदलाव, जैसे एक देश में एक कानून। अब एक मुस्लिम तो 25 बच्चे पैदा कर रहा है और हम 2 बच्चे के बाद पे हमारे पास बहुत सारे अंकुश लगा दिए जाते हैं। ये धर्म के आधार के ऊपर जो आपने जो एक तरह से समाज को बांटने का काम किया, ये कांग्रेस ने उस समय के शासनकर्ताओं ने करा। जो ये सब चीज़ें खत्म हो जानी चाहिए थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पास चुनौती है। हमारा एजुकेशन सिस्टम को लगभग इन्होंने बिल्कुल कमजोर किया। आज आप सोचो कि हम 70 वर्षों से ये पढ़ते आए हैं कि अकबर महान है। अगर अकबर ही महान है तो फिर महाराणा प्रताप के स्टेचू हम पूरे देश भर में क्यों देखते हैं? मतलब ये इलॉजिकल बातें हैं जो कांग्रेस ने हमारे सिस्टम को कमजोर करने के लिए, हमारे यूथ को, हमारी पीढ़ियों को कमजोर करने के लिए ये सारे सिस्टम को, सारे चीज़ों को तोड़ मरोड़ करके हम सबके हमारे सामने पेश किया। देखिए, अगर आप चाणक्य को पढ़ेंगे तो 2250 साल पहले उन्होंने किया, कहा कि भी किसी भी देश को, संस्कृति को, किसी भी देश को अगर आपको खत्म करना है, तोड़ना है, तो उसकी संस्कृति को आप खत्म कर दो। और देश आजाद होने के बाद में हमारी संस्कृति को खत्म करने का प्रयास किया गया। आपने किसी भी मूवी में देखा कि सनातन संस्कृति के अलावा, हिंदू संस्कृति के अलावा किसी की मजाक बनती देखी आपने कभी? लेकिन कितने धड़ल्ले से हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है। कैसे एक ये सांस्कृतिक टेररिज्म है एक तरह से। ये धीरे 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 हमारे बच्चों को कमजोर करना, मेंटली लेवल के ऊपर उनको इस तरीके से दिखाना, देखो ये ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, आपका धर्म कमजोर है। धीरे 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 हमारी पीढ़ी को एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम से, ऐसे सांस्कृतिक अटैक करके धीरे धीरे उनको कमजोर किया, एक बिल्कुल नौकर बना करके उनको रखा, उनका व्यक्तित्व का निर्माण कहीं होने नहीं दिया। ये सारी चुनौतियां आज भारतीय जनता पार्टी के सामने हैं और हम उनमें बहुत चीज़ों को दूर कर चुके हैं मोदी जी के नेतृत्व में, और आने वाले समय के अंदर बाकी चीज़ों को भी ठीक करके भारत को भारत बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं। पहले जब विदेश से लोग आते थे तो ताजमहल दिखाते थे, आज जब विदेश से लोग आते हैं तो हम राम मंदिर दिखाते हैं और उनको गीता दे करके, रामायण दे करके उनको भेजते हैं। ये चेंज हमने किया है और यही चुनौती है, इसको हमने स्वीकार किया है और भारत को भारत बनाने के लिए इन सब चुनौतियों से बाहर निकल के इसको ठीक करेंगे हम लोग। बिल्कुल, काम तो हो ही रहा है अभी पिछले 10 साल में, जैसा आप बता रहे हो, और दिख भी रहा है। पर इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन पे आता है, जैसे एक ऑनेस्ट पॉलिटिशियन का काम होता है सही को सही, गलत को गलत बोलना, जो भी देश हित में जो चीज़ काम कर रही है उसका सपोर्ट करना। और काफ़ी हद तक बीजेपी के लिए जैसे आप बोल रहे हैं वो कर ही रही हैं, वहाँ के प्रवक्ता भी यही कर रहे हैं। पर आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ इश्यूज या कुछ टॉपिक या कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें हमको बहुत गलत काम करे कांग्रेस ने, या कांग्रेस बोलेगी बीजेपी बहुत खराब कर रही है, ठीक है, सीपीआईएम बहुत खराब कर रहा है, जो भी है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे भी होते हैं जिसमें सारी पार्टीज को साथ लेके ही चलना पड़ेगा, वरना एक वर्ग या एक पार्टी या एक तबका उसको सुधार नहीं। जैसे अभी औरतों की सिक्योरिटी को लेके क्वेश्चन, इसमें कोई एक पार्टी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये कहीं ना कहीं समाज का भी फेलियर हो सकता है। तो ये और ये हर स्टेट में हो रहा है, ये ऐसी कोई बात नहीं है कि जैसे वेस्ट बंगाल बोल रहे हैं या उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हर जगह हो रहा है, कोई एक स्टेट को हम नहीं। तो कुछ क्या ऐसे मुद्दे आप भी एग्री करते हैं कि सारे पार्टी के लोगों को बैठ के उनका सोल्यूशन निकालने की और क्या ये पॉसिबल है कि हम यूथ की तरह कभी देख पाए कि हाँ बीजेपी और कांग्रेस खास करके मेन ऑपोजिशन पार्टी साथ बैठे हैं, क्योंकि देश हित का मुद्दा और इस पे बात हो रही है? देखिए, इसमें हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। जब जब देश हित की बात आई है तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से ही, भले हम विपक्ष में रहे, आपने अगर कभी सुना होगा तो अटल जी ने इंदिरा गांधी को दुर्गा का रूप बताया था, और अटल जी को ऐसे कई बार अपोजिशन लीडर के रूप में बाहर भेजा, दुनिया में जाकर रिप्रेजेंट करने के लिए हिंदुस्तान को, और वहाँ अपोजिशन लीडर के रूप में उन्होंने भारत का पक्ष रखा। उस समय उन्होंने ये नहीं देखा भी सत्ता में हमारी पार्टी नहीं है तो मैं देश के या सर पार्टी के खिलाफ बोलूं। ऐसे और भी हजारों उदाहरण हैं। जब जब अवसर आया, अभी एक बहुत लेटेस्ट भी हुआ है प्रकरण कि महाराष्ट्र के अंदर शिवाजी महाराज की एक स्टैचू बनाई, तो एक कॉन्ट्रैक्टर की गलती से वो स्टैचू गिर गया
और प्रधानमंत्री जी ने, वहाँ हमारी सरकार भी है, बीजेपी गठबंधन की सरकार है, प्रधानमंत्री जी ने जाकर के सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी है और उस पर कार्रवाई करने के लिए भी आदेश करा है। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर ने माफी मांग ली तो क्या अपोजिशन लीडर को या देश की दूसरी पार्टियों को इस बात से कहना चाहिए, जब प्राइम मिनिस्टर ने इस बात की क्षमा मांग ली सार्वजनिक रूप से, और तो वो लोग अलग हुए इस बात से, फिर भी वो वहाँ आंदोलनरत है। दूसरी बात कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन है वहाँ दुर्भाग्य से किसी बेटी के साथ कोई अत्याचार हो गया, बलात्कार हो गया या कोई अन्य मतलब एक कोई घटना घटित हो गई, तो सारी कांग्रेस पार्टी या सारी विपक्षी पार्टियां प्रियंका गांधी से लेकर के लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा लगा कर चली जाती है। लेकिन वही बात जब वेस्ट बंगाल की एक डॉक्टर बेटी के साथ होता है तो आप उठा के देख लो सारा मीडिया, एक ट्वीट अगर राहुल गांधी का आया हो तो ये मैं इसलिए आपको फर्क बता रहा हूं। हमने जब जब समय आया भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए, बाहर रहते हुए भी सत्ता पक्ष का सम्मान करा कि बात देश हित की है। लेकिन आज राहुल गांधी के आप विदेश में जाकर के स्टेटमेंट देखो किस प्रकार से वो हमारा विरोध करते करते, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लग गए। आज वो कश्मीर के अंदर भाई धारा 370 का फारूक अब्दुल्ला की पार्टी ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, उमर अब्दुल्ला की पार्टी जो है, कहा है कि हम अगर सत्ता में आ गए जम्मू कश्मीर में तो 370 को फिर लागू करेंगे। और अगर आज का दैनिक भास्कर अखबार अगर आपने पढ़ा हो तो इतनी बड़ी खबर थी कि नॉमिनेशन भरने वालों की लाइन लगी हुई है और पिछले 15 अगस्त 26 जनवरी को राहुल गांधी वहां तिरंगा लहरा के आए हैं। तो उनको पूछने वाला चाहिए 370 अगर हटी है तो जब वहां 370 हटने से टेररिज्म ऑलमोस्ट खत्म हो गया। बिल्कुल। कश्मीर के एक आध जिलों में कहीं जाकर के अपने अंतिम सांस से गिन रहा है। एक आध छुटपुट घटना को छोड़ के देश के अंदर टेररिज्म पिछले 5-7 सालों में कहीं देखने को नहीं मिला। क्या विपक्ष ने कभी इस फैसले का स्वागत किया? और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन कर रहे हैं, तो जबकि उनका मैनिफेस्टो में है कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम 370 फिर लेकर के आएंगे। यानी कि तुम आतंकवाद को फिर लेकर के आओगे, अलगाववाद को बढ़ाओगे, देश को तोड़ने का काम करोगे। तो ये प्रश्न आपको कांग्रेस से करना चाहिए, विपक्षी पार्टियों को करना चाहिए। यूपी में घटना होती है तो ममता बनर्जी बोलती है, राहुल गांधी भी बोलता है, अखिलेश यादव भी बोलता है। लेकिन वेस्ट बंगाल में घटना होती है तो ना अखिलेश यादव बोल रहा है, ना राहुल गांधी बोल रहा है, ना प्रियंका गांधी बोल रही है। आप देखो राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और अगर आपने सुना होगा तो अलवर के अंदर एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ। 5 लोगों ने मिलकर के उसका नग्न वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे वायरल किया। एक बेटी को भीलवाड़ा के अंदर बलात्कार करके वीडियो वायरल किया और उसके बाद उसको जलती भट्टी के अंदर डाला गया। एक बार भी प्रियंका गांधी ने ये नहीं कहा कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तब तो वो नहीं आई क्योंकि यहाँ अशोक गहलोत जी का शासन, उनकी पार्टी का शासन था। आज कर्नाटक में आप देख लो किस प्रकार की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है कि ये झूठ और फरेब के साथ राजनीति करना चाहते हैं। देश की जनता अब जाग चुकी है तो इनकी दुकानें धीरे धीरे बंद हो रही है। तो ये जो आप कह रही है कि मैं मानता हूं कि कुछ मुद्दे ऐसे होने चाहिए जिस पे राजनीति नहीं हो। जी हम बिल्कुल। ये आप देखो ना भाई, आप ये लोग किस तरीके से आज हमारे सैनिकों को ऊपर अटैक होता है, सैनिकों के ऊपर, और उसके बदले में हम एयर स्ट्राइक करते हैं, है ना। तो पुलवामा के अटैक के बाद हम बिल्कुल है ना सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं और ये प्रश्न खड़े करते हैं, भारत की सेना के ऊपर प्रश्न खड़े करते हैं कि ये बनावटी है। मतलब ये किसी भी मुद्दे के ऊपर हमारे साथ खड़े नहीं होते, हमारे सरकार के साथ। हम ये नहीं कहते कि आप विपक्ष की भूमिका मत निभाओ, या हम ये भी नहीं कहते कि हमारी विचारधारा के साथ तुम अपनी विचारधारा मिला लो। तुम्हें जो लोकतांत्रिक तरीके से एक सत्तारूढ़ पार्टी को जो विपक्ष की भूमिका होती है उसको निभाना चाहिए। लेकिन कुछ बातें ऐसी हो जिनके ऊपर जो देश हित की बात हो, समाज की हो, हमारी बेटियों की बात है, उनके ऊपर। आज हमने महिला आरक्षण दिया तो क्या इन्होंने एक बार भी उसका कहा कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया? क्या हम पाकिस्तान में घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, एक बार भी इन्होंने नहीं कहा? पुलवामा पे ही उन्होंने मतलब प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए। तो ये इस तरीके की जो राजनीति करते हैं भारतीय जनता पार्टी, हर देश के हर मुद्दे के ऊपर सभी पार्टियों को साथ लेकर के चलती है। मोदी जी ने समय समय के ऊपर सभी विपक्षी पार्टियों को बुला करके चर्चा करी है। आज एक देश एक कानून के हमारे खिलाफ
नारा बुलंद किए हो पार्लियामेंट के अंदर। आज आप देखिए वक्फ का जो मामला, आप सब एजुकेटेड लोग हो, वक्फ के पास इतनी जमीन है जितना पूरा पाकिस्तान नहीं है। और अगर वक्फ किसी भी मंदिर, किसी भी चर्च, किसी भी गुरुद्वारे या किसी भी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, चाहे वो आपका घर हो, मेरा घर हो, मेरी दुकान हो, मेरा खेत हो, अगर वक्फ ने आपको नोटिस भेज दिया तो हिंदुस्तान का कोई कोर्ट नहीं है जहां आप अपील कर सकते हो। ये इस तरीके के झूठे फरेबी कानून बना करके वर्ग विशेष को खुश करने के लिए काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी उस वक्त को खत्म करने के लिए, कि जहां आप लोग कह रहे हो कि भी ये मंदिर, ये पूरा गांव हमारा तमिलनाडु का एक बता रहे हो, जबकि उस गांव का इतिहास 1600 साल पहले, पूरा इस्लाम ही 1400 साल पहले आया है। तो ये मंदिर तो 1600 साल पुराना है, कैसे हुआ वक्त का? मतलब इस तरीके के कोई भी ऐसे देश हित का मुद्दा नहीं है जिसपे कांग्रेस इकट्ठे होकर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के साथ खड़ी हुई हो, ये कहा हो कि आप, अटल जी ने विपक्ष के नेता रहते हुए, अडवाणी जी ने विपक्ष के नेता रहते हुए हमेशा सरकार का जब जब देश हित की बात आई तब तब कहा कि विपक्ष अब आपके साथ है, आप देश के लिए काम करो। देश का एक बात कह के अपना बात खत्म करूंगा मैं। ये पहला अवसर है कि किसी पार्टी का राष्ट्रीय नेता, जब चुनाव संपन्न हो गए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हुए, देश ने किसी को जनादेश दे दिया, हारने वाला हमेशा जीतने वाले को बधाई देता है। ये पहला अवसर है। ना सोनिया गांधी ने मोदी जी को बधाई दी, ना राहुल गांधी जी ने बीजेपी को बधाई दी, ना प्रियंका वाड्रा ने भारतीय जनता पार्टी को बधाई दी कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आप जीते हो। देश के संविधान ने जिताया हमको, देश की डेमोक्रेटिक व्यवस्था ने जिताया है, देश के 100 करोड़ लोगों ने मतों का प्रयोग करके हमको जिताया है। तुम हारे हो, इसको जनादेश को स्वीकार करो। आज तक हमेशा अपोजिशन में जो भी आया है उसने हार को एक्सेप्ट किया, जीतने वाले को बधाई दी। ये पहला अवसर है कि शपथ ग्रहण के अंदर भी इन्होंने बाइकाट किया। ये ऐसे अलोकतांत्रिक तरीके से ये लोग काम करते हैं और देश की जनता ये देख रही है। जैसे हम देश की जनता की बात करें तो यूथ तो पीछे नहीं है और आप यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो शायद आप सही से समझा मतलब, लेकिन आप जुड़े तो है ही उनसे, तो आप शायद सही से समझा पाएंगे कि जैसे कि ऑब्वियसली युवा भविष्य है देश का, तो लेकिन ये भी कहा जाता है, जैसे हम कह रहे हैं कि गुमराह भी होती है, 10 तरह की बातें होती हैं, तो कि पॉलिटिक्स हो करियर नहीं है जाने के लिए, कुछ अच्छा नहीं है या स्कोप नहीं है, या फिर आप भटक जाते हैं उसमें, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं या कैसे उनको समझाना चाहते हैं कि किस तरह जुड़े और शायद एक अच्छी दिशा में जा सके? देखिए, मैं पिछले 20 सालों से जब भी स्टूडेंट्स के बीच में गया हूँ, यूथ के बीच में गया, मैंने हमेशा उनसे आग्रहपूर्वक कहा है कि यूथ को राजनीति में आना ही चाहिए। आप देखिए, किसी गवर्नमेंट ने गलत किया, आप पान की थड़ी पे, चाय की दुकान पर, या कहीं स्पोर्ट्स ग्राउंड में, कॉलेज के कैंटीन में बैठ के यूथ ने बात कर ली, यार ये सरकार ने ये नहीं किया। मैं कह रहा हूँ आप विकल्प बनिए। अगर कोई गलत लोग राजनीति में हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि महाभारत दुर्योधन की वजह से हुआ, ये एक कारण है, लेकिन 99 कारण ये है कि जिम्मेदार लोग चुप रहे। आज हर यूथ को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, आगे आकर के जिम्मेदारी उठानी चाहिए और कहना चाहिए कि नहीं, ये लोग गलत है। अब गलत कहने से तो कोई होगा नहीं। गंदगी को साफ करने के लिए गंदगी में उतरना पड़ता है। अगर आप पजामा ऊंचा करके, झाड़ू हाथ में लेकर के जब तक नहीं खड़े होंगे तब तक गंदगी साफ नहीं होगी। अगर आपको लगता है, मैंने हर यूथ को कहा है, हर मंच पे ये कहा है, आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि राजनीति कोई करियर नहीं है, राजनीतिक जिम्मेदारी है। आप जॉब करिए, आप बिजनेस करिए, आप कोई सोशल एक्टिविटीज करिए, पर पॉलिटिक्स में आपको रहना ही चाहिए। आपको किसी न किसी विचारधारा के साथ जुड़ने का तय करना चाहिए। कौन सी विचारधारा देश को आगे ले जाने का काम कर रही है और कौन सी विचारधारा देश को पीछे ले जाने का काम कर रही है। केवल ये कहना कि नहीं राजनीति खराब है, नेता भ्रष्ट है, ये कह करके आप अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। आप अरे आपको आना पड़ेगा भाई मैदान में, गंदगी साफ। मैं मानता हूं कि बहुत सारे गलत लोग राजनीति में आ भी रहे हैं, लेकिन अगर वो आ रहे हैं तो कहीं न कहीं हमको विकल्प पैदा करना पड़ेगा और विकल्प बनना पड़ेगा। आपको आगे आकर के रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। आपको लगता है कि आपको प्रश्न भी पूछने पड़ेंगे। अगर 5 साल में कोई नेता आया है और काम नहीं किया
तो उनसे प्रश्न पूछे, फिर उनका विकल्प तैयार करें या स्वयं तैयार हो। तो मैं यूथ से कहना चाहूँगा, अब तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि आने वाले समय के अंदर 1 लाख अच्छे युवाओं को जो देश हित में काम करेंगे उनको राजनीति में लेकर के आएंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, स्वतंत्रता दिवस के ऊपर कहा है, 1 लाख युवाओं को राजनीति के अंदर लाएंगे और देश के निर्माण में उनकी भागीदारी तय करेंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हर यूथ को राजनीति में आना चाहिए, विकल्प देना चाहिए और केवल बातें नहीं, आकर के अच्छे लोगों का साथ दो, अच्छी विचारधारा को चुनो। 2 दिन नहीं, 2 महीने चिंता करो, सोचो, विचारो और देखो कौन सी पार्टी, कौन सी आइडियोलॉजी देश हित में काम कर रही है, उनके साथ खड़े हो और राजनीति के अंदर आप सीधी सीधी भूमिका अपनी तय करके अच्छे विकल्प बने और देश को आगे ले जाने का जो मोदी जी का स्वप्न है कि 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र बने, इसके अंदर अपनी भूमिका तय करें। बिल्कुल करेंगे, होपफुली यूथ तक आपका मैसेज पहुंचेगा और कोई भी शुरुआत करे बढ़िया ही है। अशोक जी, जैसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि नेक्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप बनाने के लिए, जैसे अभी मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, इनके बाद क्या, मतलब बीजेपी की डायरेक्शन क्या, आप किसको देखते हैं एक टॉप मोस्ट लीडर के रूप में अपनी पार्टी के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी मेरे उत्तर में, डेमोक्रेटिक पार्टी है और यहाँ समय समय के ऊपर एक साधारण से कार्यकर्ता भी नेशनल लेवल के ऊपर पार्टी को चलाया। मोदी जी खुद बहुत ज़मीनी लेवल पे साधारण कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अभी कल 2 तारीख के अपने स्पीच के अंदर भी उन्होंने कहा कि मेंबरशिप करने के लिए मोटरसाइकिल से, स्कूटर से कैसे वो पहाड़ियों के दूर दराज क्षेत्र में जाकर के काम करते थे और आज वो ना केवल इंडिया के पूरे वर्ल्ड के लीडर हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सेकंड लाइन है ना, वो स्वतः ही तैयार होती रहती है, क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं विचारधारा के लिए काम करते हैं, भारत को भारत बनाने के लिए काम करते हैं और यहाँ की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उनको मजबूत करने के लिए काम करते हैं। भारत दुनिया में कैसे सशक्त बने इसके लिए हम काम करते हैं, राष्ट्र निर्माण के लिए काम करते हैं, राष्ट्रवाद के लिए काम करते हैं। तो सत्ता तो हमारा एक सेकंड प्रायोरिटी है, सत्ता तो एक पार्ट है। हम केवल सत्ता के लिए काम नहीं करते। आप बाकी पार्टियों को देखो, केवल चुनाव के अंदर एक्टिव होती है या किसी को विरोध करने के लिए होती है। उनकी ना तो कोई ऑर्गेनाइजेशन की कोई मीटिंग होती है, ना कभी उनका कोई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का कोई इलेक्शन होता है, ना उनकी कोई मेंबरशिप होती है, मतलब कुछ भी नहीं, सब फॉर्मेलिटियां होती है उनके। और चुनाव के अंदर वो मौके पे देखते हैं ये गुंडा है, बदमाश है, ये बाहुबली जमींदार है, ये मतलब इस तरीके से बड़ा उद्योगपति है, उनको किसी भी तरीके से ला करके ये जाति का नेता है। भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे कार्यकर्ताओं को निर्माण करती है। देखिए, अटल जी भी बहुत सामान्य व्यक्ति थे और छोटी सी एक प्रेस के वो पत्रकार होते थे और मीडिया को संचालित करते थे, हमारे विचारधारा के 5 जने को देखते थे और बाद में धीरे धीरे वो भी वर्ल्ड लीडर बने। ऐसे हमारे अडवाणी जी थे। ऐसे साधारण से साधारण कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में धीरे धीरे तैयार होते रहते हैं। आज एक नहीं, हजारों लोग ऐसे हैं जो प्रदेश और देश का नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। हमारी विचारधारा से ओतप्रोत ऐसे अनेकों युवा जो एक मिशन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और 2047 का जो हमारा मिशन है उसके लिए सैकड़ों कार्यकर्ता तैयार है। जब भी अवसर आएगा तो आपको भी देखने लग जाएगा, बीजेपी की सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसी पीढ़ियां सब तैयार हो रही है। आप देखिए ना, वसुंधरा जी के बाद भजन लाल जी हमारे एक सामान्य कार्यकर्ता थे, बिल्कुल आज मुख्यमंत्री बने। ना केवल राजस्थान में, हरियाणा में आप देखिए, जो कल तक पार्टी का जिले का महासचिव होता था, जिले का अध्यक्ष होता था, संगठन का कार्यकर्ता नायब सैनी जी, जो एक साधारण किसान परिवार से है, वो आज चीफ मिनिस्टर है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इधर मोहन यादव जी को आप देखो, आप कहीं भी आप पुष्कर धामी जी को देखो, ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता। एक ट्राइबल का कार्यकर्ता आज उड़ीसा का मुख्यमंत्री है, आज एक ट्राइबल का कार्यकर्ता, साधारण सा व्यक्ति जो गाँव में छोटे छोटे काम करके अपने आप को एक देश के अंदर काम करने के हिसाब से आइडियोलॉजी से तैयार हुआ कार्यकर्ता आज उड़ीसा का नेतृत्व कर रहा है। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो धीरे धीरे काम करते करते आज बड़े लेवल के ऊपर। नितिन गडकरी जी भी कभी नागपुर के साधारण से कार्यकर्ता होते थे, स्कूटर के ऊपर चलते थे, वहाँ के मेयर होते थे, आज वो दुनिया को एक ऐसा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया कि दुनिया आश्चर्य कर रही है। आप यूथ भी देख रहे होंगे, हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक निरंतर सतत चलने वाली निर्माण प्रक्रिया है, जिसमें कार्यकर्ता वैचारिक रूप से देशभक्त बनता है, ईमानदार और
उनका विल पावर धीरे धीरे मजबूत होता है, संघ की शाखाओं में खेलते खेलते और धीरे धीरे काम करते करते हजारों लोग देश निर्माण में लगे हुए हैं और आने वाले समय के अंदर नेतृत्व भी करेंगे। तो सर अब वन नेशन वन इलेक्शन पे आपका क्या विचार है? देखिए, विचार मोदी जी ने स्पष्ट किया हुआ है। बिल्कुल। हम चाहते हैं एक देश एक कानून, एक देश एक चुनाव, सब कुछ वन नेशन वन पेंशन, सब कुछ एक देश में सब कुछ एक हो, उसके लिए सतत प्रक्रिया हमारी चल रही है। और विपक्षी पार्टियां, आपने कहा ही है, किसी मुद्दे पे साथ आना नहीं है, क्योंकि वो तैयार है। उनका मकसद देश में निर्माण को सही कहना नहीं है, वो तो इन 8 लाइन हाईवेज का भी विरोध कर रहे हैं, है ना। उनको लग रहा है कि भी यहाँ बड़ी फास्ट गाड़ियां चलेगी, मतलब उनको कोई मतलब नहीं है, उनका वो विजन भी नहीं है। वो तो येन केन प्रकेन किसी भी तरीके से सत्ता की कुर्सी मिल जाए और मिल बांट करके देश को लूटने का काम करे, जो अब देश में होगा नहीं। क्योंकि ना तो भारतीय जनता पार्टी कहीं जाएगी, देश ने भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा करा है और मोदी जी के नेतृत्व में देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। इसलिए ये भी होगा, निश्चित रूप से होगा, एक देश होगा, एक चुनाव होगा, उसकी प्रक्रिया के लिए टीम बनी हुई है, कमेटी बनी हुई है, आने वाले समय के अंदर सब कुछ होगा। लेकिन जैसे अभी आप स्टेट लेवल पे काम कर रहे हैं, तो वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता, कई बार ऐसा हो जाता है कि संविधान में भी स्टेट लिस्ट अलग है, कंकरेंट अलग है, सेंटर के अलग है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जहाँ पे सेंटर या नेशनल लेवल का जो चीजें होंगी वो स्टेट की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको ओवर पार कर जाएंगे? ऐसी सिचुएशन को आप नहीं, देखिए ये कोई प्रॉब्लम्स आती नहीं है। वैसे कई बार क्या होता है, स्टेट को किसी कारण से आगे पीछे चुनाव होता है। पहले तो स्टार्टिंग में जब देश आजाद हुआ तब तो पूरा एक साथ चुनाव, फिर कहीं किसी के कोई कारण से सरकारें डिजोल्व हुई या कोई सरकारें उसका किसी का बहुमत नहीं रहा, तो इन सब चीजों के ऊपर मंथन चल रहा है। पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, इस विभाग के लोग, मोदी जी के देखरेख में पूरा इसका अध्ययन चल रहा है। आने वाले समय के अंदर जैसे बाकी निर्णय हुए हैं, जैसे एजुकेशन सिस्टम को पूरा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, 370 का पूरा अध्ययन हुआ, राम मंदिर का पूरा निर्माण हुआ, ऐसे बहुत सारे यूसीसी पे भी काम चल रहा है ना, सब कुछ होगा। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर भी आने वाले समय के अंदर काम होगा। सर, इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो आप कब इलेक्शन लड़ रहे हैं कि आपकी कोई प्लानिंग ऐसी? मैंने कहा ना, चुनाव हमारे लिए सेकेंडरी है और लोकतांत्रिक पार्टी का हिस्सा हूं मैं। एक कार्यकर्ता के रूप में लगातार 20-25 सालों से पूर्णकालिक के रूप से काम कर रहा हूँ, फुल टाइमर हूँ। और पार्टी जहाँ मेरी भूमिका समझेगी, अभी तक पार्टी को लगता है कि मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक हूँ, तो ऑर्गेनाइजेशन में अपना पूरा संपूर्ण समय मैंने दे रखा है, पूरा जीवन दे रखा, करूँगा जब तक सांस है तब तक काम करूँगा। और हमारे पार्टी का जो सिस्टम है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सारी व्यवस्थाएं होती है और जब पार्टी को ठीक लगेगा, पार्टी चुनाव लड़वाएगी तो उस भूमिका में भी रहेंगे। तो और तय करने वाला हमारा पार्टी का जो स्टेट कमेटी है, जो सेंट्रल बोर्ड हमारा है, वो लोग तय करते हैं किस कार्यकर्ता को चुनाव लड़ना है, किस कार्यकर्ता को किस भूमिका में रहना है। तो जब पार्टी तय करेगी तो चुनाव लड़ लेंगे। मतलब व्यक्तिगत एस्पिरेशन नहीं होता ही नहीं हमारे। मैंने कहा ना, हम मिशन के लिए काम करते हैं, हम आइडियोलॉजी के लिए काम करते हैं, हम भारत को भारत बनाने के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, राष्ट्रवाद के लिए काम करते हैं, सनातन के लिए काम करते हैं। कहीं ना कहीं सही तरीका भी वही है, वही का। तो अशोक जी, जैसे अब हम इलेक्शंस की बात करें, टिकट्स की बात करें, कोई भी पार्टी में, खासकर भाजपा में, क्योंकि आप उसी से बिलोंग करते हैं, क्या क्राइटेरिया रहता है किसी को टिकट देने का? क्योंकि जाहिर सी बात है, एक जगह से मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं बोर्ड के सामने, तो आपके हिसाब से क्या क्राइटेरिया रहते हैं कि हाँ टिक 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 तो इसको टिकट दी जा सकती है? और इसमें पैसा कहाँ तक काम करता है कि मेरा बैकग्राउंड क्या मेरे पीछे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इलेक्शन में खर्चा होता है, ये सत्य है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। तो क्या चीज़ें मैटर करती है टिकट देने में किसी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भरोसा करती है। पार्टी का कार्यकर्ता निरंतर काम करता रहता है। और अभी अगर इस चुनाव का भी मैं कोई 2-3 उदाहरण आपको दे दूं कि आप देखिए, भीलवाड़ा से दामोदर अग्रवाल जी आज लगभग 68-69 ईयर के हैं, वो निरंतर पार्टी के लिए काम कर रहे थे। इस बार पार्टी ने कहा आपको चुनाव लड़ना है, तो वो कोई बहुत बड़े पैसे वाले भी नहीं हैं, लेकिन पार्टी के वर्कर हैं, उन्होंने 50 साल पार्टी को दिया, तो आज वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो हमारे लिए तो कोई पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है।
और जनता पैसे लगाती है, कार्यकर्ता पैसे इकट्ठे करते हैं, और बहुत ज़्यादा हम भाई शाम दाम दंड भेद में भरोसा भी नहीं करते। आज देखिए, आज एक परसेप्शन बनी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट मतलब जीत की गारंटी, क्योंकि जनता ने हम पर भरोसा किया है, कॉन्फिडेंस है वो। आप देखो ना, ये पहली बार हुआ है 2014 के बाद में, 14 से, कि पहली बार सीधा प्राइम मिनिस्टर के लिए जनता और देश का यूथ वोट डाल रहा है। वो कैंडिडेट का चेहरा नहीं देख रहा, ऊपर मोदी जी देख रहा है, भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को देख रहा है कि यार प्राइम मिनिस्टर कौन बनेंगे, श्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, श्री नरेंद्र मोदी बनेंगे तो देश उन्नति करेगा। ऐसे सैकड़ों हमारे कार्यकर्ता है। आप जयपुर शहर में मंजू शर्मा जी देख लीजिए, बहुत पार्षद भी थे शायद वो पहले। नहीं, पार्षद तो नहीं रही, लेकिन असेंबली का चुनाव उन्होंने पहले लड़ा था, पर उसके बाद वो बहुत थोड़े से वोटों से हारी थी, उसमें विधानसभा हवा महल से लड़ा था, फिर उनको टिकट नहीं मिला। पार्टी ने कभी तो उन्होंने कभी डिमांड नहीं की, निरंतर पार्टी में कभी महिला मोर्चा के महामंत्री, कभी कुछ काम करते रहे, हमेशा हमारे साथ काम करते थे। आज पार्टी ने उनको टिकट दिया, आज वो जयपुर से सांसद है। उदयपुर के अंदर हमारे मिठू लाल जी है, बहुत साधारण से कार्यकर्ता, ट्राइबल से आते हैं, निरंतर संगठन का काम कर रहे थे, कभी सोचा भी नहीं था, आज वो हमारे सांसद हैं। ऐसे हजारों लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर पैसे का कोई महत्व नहीं है। पार्टी का कार्यकर्ता है, संजोग से वो पैसे वाला भी हो सकता है, संजोग से वो मिडिल क्लास भी हो सकता है, संजोग से वो एकदम गरीब भी हो सकता है, पर अगर वो डिजर्व करता है और पार्टी ने तय कर लिया तो वो पार्टी के शीर्ष, तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हमेशा अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान रखता है। जैसा मैंने पहले भी कहा, ना केवल मेरे बारे में, सबके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर पार्टी की पूरी निगाहें हैं। हमारे मुख्यमंत्री जो कहते रहते हैं कि हर कार्यकर्ता कैमरा की निगाह में है, तो जो काम कर रहा है कार्यकर्ता वो समय के अनुसार, योग्यता अनुसार और उनके जिम्मेदारियां पार्टी तय करती रहती है। तो अभी हम इलेक्शंस की बात कर ही रहे हैं, और ऑब्वियसली जैसे देश ने नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर तीसरी बार भरोसा दिखाया है, लेकिन कुछ ना कुछ जितना सीटें हम उम्मीद कर रहे थे उतना इस इलेक्शन में नहीं आई। तो क्या ये 2000, पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी एक पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे, आपको क्या लगता है कि क्या कारण रहा कि 2024 में हमको भी उम्मीदें थी, आपको भी थी, कि थोड़ा कुछ ना कुछ कमी रह गई, वो क्यों रह गई? देखिए, 2-3 कारण हैं। एक तो भाई थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी भी स्वाभाविक है हिंदुस्तान में आना, नेचर है हमारा कि लगातार काम कर रहे हैं। देखिए, आप एक चीज है, 2004 से 14 तक एक शासन प्रक्रिया रही यूपीए की, मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी उसके सुप्रीमो थे, और उस समय देश, मैं पहले भी कह चुका हूँ, एकदम छिन्न भिन्न, हर त्राही त्राही अखबार खोले, यहाँ ये स्कैंडल हो रहे हैं, भ्रष्टाचार के ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। अब आप सोचो, जो बच्चा 2003 में, 4 में, 5 में, 6 में पैदा हुआ है, उसने वो चीज ध्यान में नहीं है। उसने कब से होश संभाला? 2014 के बाद में, जब वो 10, 12, 13 साल का हो गया, तो उसने तो मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर देखा। तो हो सकता है कि उसको लगा होगा, तो थोड़ा, तो एक तो वो कारण रहा। और दूसरा क्या है कि जिस प्रकार से पूरे विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर के, या मैं यूं कहूंगा कि सारे भ्रष्टाचारी, सारे चोर उठाई गिरे, एक होकर के देश के अंदर एक नैरेटिव बनाने का प्रयास किया, लोकतंत्र खतरे में है, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, है ना, और तानाशाही ला देंगे। तो आज भी हमारा बहुत ट्राइबल बेल्ट है, बहुत ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ थोड़ी अवेयरनेस कम है, भोले भाले लोग उनकी बातों में आए, और कहीं ना कहीं 1-2% वोट हमारा मूव कर गया। फिर भी देश ने भारतीय जनता पार्टी पर और एनडीए पे भरोसा करा। बहुमत तो हमारा ही था। आज मोदी जी बहुमत की सरकार के साथ ही तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और ये सरकार बहुत अच्छे से काम करेगी, और बड़े निर्णय जो होने हैं उस समय के साथ साथ बड़े निर्णय होंगे, और कुछ कमियां जो रही है उनको पार्टी ने ठीक करने का काम चालू कर दिया है। हम देश की जनता के सामने जा भी रहे हैं। हर चीज़ को जो कांग्रेस ने झूठ फैलाए, उन झूठ को लगभग पर्दाफाश हो गया। देखिए, आज हिमाचल में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, और जब चुनाव हुए साल भर पहले, तब कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा कि हम सारा कर्जा माफ़ कर देंगे, हम हर घर में इतने रुपए दे देंगे, और आज वहाँ के
जो चीफ मिनिस्टर है वो सार्वजनिक तौर पे कह रहे हैं कि खजाना हमारा खाली है, कहाँ से पैसे लाएं। यही कर्नाटक में झूठ बोल रहे हैं। अब चूंकि हम राजस्थान के हैं, 18 में इन्होंने क्या कहा, राहुल गांधी ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर्जा खत्म कहा था कि नहीं कहा था? शायद आप यूथ हो, आपको याद है कि नहीं है? भरतपुर के अंदर कहा था। और 18 के अंदर देश की जनता, प्रदेश की जनता हमारी उनके बहकाव में आ गई और मात्र 1% वोट हमें कम मिला और माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। एक भी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ और कहा हम यूथ को बेरोजगारी भत्ता देंगे, 3,000 रुपये लड़कों को, 3,500 रुपये लड़कियों को। आप खुद यूथ है, कभी किसी बेरोजगार को भत्ता मिला तो मुझे बता दो। ये क्या झूठ फैलाते हैं और कहीं न कहीं थोड़ा बहुत इसके अंदर 1-8% वोट स्विंग होता है। इसकी वजह से थोड़ी सीटें हमें कम मिली, फिर भी देश ने मोदी जी के ऊपर भरोसा जताया और आज वो तीसरी बार सरकार में है, पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए हमारे सरकार में। मतलब लेकिन स्ट्रैटेजी अभी यही है कि जो भ्रांतियां फैलाई गई कहीं ना कहीं उसको दूर करने की कोशिश करी जा रही है ग्राउंड लेवल पे। देखिए चुनौतियों वाली जो बात आई थी, ये भी चुनौती है कि एक तरफ आज हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, आज हम बात करते हैं विकसित भारत की, आज हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, आज हम बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया की। ऐसे हजारों चीजों की बात हम करते हैं और ये करेंगे लोकतंत्र खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, देश का ट्राइबल खतरे में है, देश का ये खतरे में है, देश का वो खतरे में है, जबकि पूरी दुनिया हमें स्वीकार कर रही है। हम 11वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था दुनिया की बन गए, इंग्लैंड को पछाड़ करके, और 2030 आते आते मोदी जी ने कहा है कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। इस विजन के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो इन लोगों के पास कोई विजन तो है नहीं, देश को तोड़ो, जातियों में बांटो, धर्म में बांटो, ये करो वो करो और तुष्टीकरण करके और अपना वोट बैंक फिक्स करना। तो इस प्रकार का ये इन लोगों का प्रोपेगेंडा, ये चुनौतियां भी है। इन सबको दूर करते हुए हम लोग आगे समय के अंदर भी इन चीज़ों को ठीक करेंगे। इलेक्शन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि एज अ वोटर आते हैं ये सवाल दिमाग में, मेरे खुद के आते हैं। यूपी में हम अयोध्या हार गए, क्या ये एक सिस्टम को शॉक था कहीं ना कहीं? क्योंकि अयोध्या में डेवलपमेंट भी हुआ है, राम मंदिर भी ऑब्वियसली बना जजमेंट के बाद में, तो ये क्या एक सिस्टम को इंटरनल ऐसे शॉक था कि ये क्या हो गया, मतलब सरप्राइजिंग? देखिए पहली बात तो पूरी हिंदुस्तान में अयोध्या नाम की कोई पार्लियामेंट ही नहीं है। वो फैजाबाद सीट है, उसका एक अयोध्या एक छोटा पार्ट है। अगर प्रॉपर अयोध्या के देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ से प्लस रही है और फिर कई तरीके के राजनीतिक समीकरण होते हैं, उसमें हम वहाँ से चुनाव हम लोग हारे हैं। तो ऐसा नहीं है कि राम मंदिर के बनाने की वजह से पूरे देश ने उस बात को एक्सेप्ट किया। और राजनीतिक राम मंदिर कोई हमारा पॉलिटिकल इश्यू भी नहीं था कि उसकी वजह से हमको वोट मिले या नहीं मिले। वो हमारे आस्था का एक विषय था जिसकी हमारे पूर्वजों ने लगभग 3 लाख से अधिक सनातनियों ने राम मंदिर के लिए कुर्बानियां दी है पिछले 550 वर्षों में। समय समय के ऊपर हमारे पूर्वजों ने आक्रांताओं से लड़ाइयां लड़ी है। वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई तब से। तो उसमें कितना वोट उसके लिए हमारे आया नहीं आया ये हमारे लिए कोई इश्यू नहीं था, पर देश की जनता ने मोदी जी के ऊपर भरोसा जताया है। आज देखो ना, आप योगी जी वहाँ यूपी के अंदर पिछले 40 साल में कोई मुख्यमंत्री रिपीट ही नहीं हुआ। और योगी जी योगी जी लगातार वहाँ सत्ता के अंदर है। तो ये भी एक नैरेटिव बनाने का प्रयास किया कि अयोध्या है ना। तो अयोध्या तो कोई पार्लियामेंट क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूंसी है ही नहीं, वो फैजाबाद है और एक छोटा पार्ट उसमें 2-5% का तो अयोध्या है, बाकी 80% 90% और अलग क्षेत्र है। तो ठीक है, थोड़ा उस पर पार्टी ने विश्लेषण भी किया है आने वाले समय के अंदर और उस चीज़ को ठीक हो जाएगा। मतलब हुआ है उस पर थोड़ा बहुत? नहीं, ये तो होता ही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा हार के लिए भी चिंता करती है और मंथन करती है, समीक्षा करती है और जीत के साथ भी समीक्षा करती है उसको आगे कंटिन्यू कैसे किया जाए। हमारे गृह मंत्री जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी तो हमेशा कहते हैं कि शीर्ष पर आना एक बात है और शीर्ष पर आकर के उसको मेंटेन रखना, उसको बरकरार रखने के लिए आप देखो कि हम पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक आज शासन में हैं। लगभग 13-14 स्टेटों में तो बीजेपी की सीधी सरकारें हैं, फिर अलायंस की है। लगभग देश के हर क्षेत्र में हम लोग आ गए। 15 तीसरी योजना हम
प्रधानमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी का है मोदी जी के नेतृत्व में, फिर पार्टी किस लिए काम कर रही है। तो हम लोग विजन के लिए काम करते हैं, हमेशा इस काम के लिए लगे रहते हैं। जहाँ हमारी कमियां रहती है उसकी हम समीक्षा भी करते हैं, जहाँ हमारा अच्छा हो गया, परिणाम अच्छे आ गए, तो भविष्य में उसको मेंटेन कैसे रखा जाए, लेकिन काम हम निरंतर करते हैं। आप इतिहास उठा के देख लो, एक चुनाव आज वोटिंग हुई है और अगले दिन आपको प्रधानमंत्री जी कहीं न कहीं दूसरे प्रदेश में या काम करते हुए नजर आएंगे। कोई भी पार्टी का पता कर लेना आप, आज काम खत्म हुआ, कल वो रेस्ट करते हुए मिलेंगे, तो पता चलेगा नेताजी 5-7-10 दिन बढ़िया मसाज करवा रहे हैं और पता नहीं कहाँ छुट्टियां गए, वीकेंड पे कहाँ चले गए। तो भारतीय जनता पार्टी अगले दिन से काम शुरू कर देती है। तो समीक्षा और विश्लेषण हमारा एक पार्ट ऑफ हमारा ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। तो अशोक जी, अब बस आपका समय तो बहुत ले लिया, पर एक लास्ट राउंड है, रैपिड फायर। हम आपको कोई भी 2 नेताओं के नाम देंगे, 2 ही कंडीशन है, आपको एक का नाम लेना ही लेना है उनमें से, और दूसरा जल्दी लेना है, मतलब जो जुबान पे आए वही सबसे पहले, उसमें ज्यादा सोच विचार नहीं, और आप चाहें तो कारण भी बता सकते हैं कि आपने ये क्यों चुना। तो शुरू मैं ही कर लेती हूँ, अरुण जेटली जी या जयशंकर जी? नो डाउट अरुण जेटली जी। ये तो पॉजिटिव पर उसके साथ में हमें थोड़ा सा छोटी सी रीज़न भी चाहिए। देखिए, अरुण जेटली जी और जयशंकर जी में वैसे तो तुलना करना, दोनों ही इंटेलेक्चुअल लेवल पे और देशभक्त के अंदर और पूरा उनका जानकारी लेवल बहुत बड़े नेता है। मैं व्यक्तिगत रूप से इसलिए कि अरुण जेटली जी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के नेता थे, पार्टी को लंबे समय तक उन्होंने सेवाएं दी है, और एस जयशंकर जी ने अभी काम स्टार्ट किया है, तो धीरे धीरे देश के सामने उनकी प्रतिभाएं आ भी रही है। मोदी जी के तरासे हुए दोनों ही रहे। अटल बिहारी जी या आडवाणी जी? देखिए, दोनों ही हमारे लिए श्रेष्ठ हैं, दोनों ही हमारे वरिष्ठ हैं, पर अटल जी के लिए बचपन से हमने नारे लगाए हैं, अब की बारी अटल बिहारी, और निश्चित रूप से अटल जी के नेतृत्व में देश बहुत प्रगति करी। आडवाणी जी ने उनका एक सारथी के रूप में चले, तो वरिष्ठ हमारे अटल जी ही हमेशा से हमारे रहे हैं। मैंने एक्सप्लेन कर दिया, दोनों प्रश्नों को उत्तर साथ दे दिया आपने। नहीं, सही है। एक सवाल करिए जो थोड़ा दिक्कत कर सकता है, अटल जी या मोदी जी? देखिए, अटल जी मतलब हमारे लिए उस तरीके से श्रेष्ठ हैं जैसे परिवार के दादाजी पिताजी होते हैं। मोदी जी हमारे उस नेतृत्व की तरह है कि जो परिवार के बड़े बेटे ने अपने पिताजी की दादाजी की विरासत को संभाल करके आगे बढ़ाया। ये तो आपने दोनों नाम ले लिया आपने। नहीं, मैंने बताया ना भाई, बड़ों में तो हमारे अटल जी हुए ना, और मोदी जी हमारे बड़े बेटे हुए, तो पार्टी के साथ उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे। जिन कामों को अटल जी के शासन में थोड़े रह गए थे बाकी, अटल जी ने नो डाउट देश को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में बड़ा योगदान दिया। किसानों के लिए, सैनिकों के लिए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। मोदी जी ने बड़े बेटे की तरह उन कामों को बहुत गति आपने दे दी, तो बहुत तेजी दे दी। और मोदी जी का समय भी थोड़ा 20 साल का ये जो टेक्नोलॉजी का था। योगी जी या अमित शाह जी? देखिए, अमित शाह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, देश के गृह मंत्री है। अमित शाह जी ही प्रथम है, और योगी जी पार्टी को और उत्तर प्रदेश को जो ताकत उन्होंने दी है, नो डाउट उत्तर प्रदेश के लिए उन जैसा प्रशासक कभी आ नहीं सकता। नहीं तो यूपी का हालात किस प्रकार से वहाँ यूथ के लिए, किस प्रकार संतों के लिए, किस प्रकार से अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, है ना, जाना जाता था। वहाँ इतने क्राइम थे, बड़े बड़े माफिया थे, लगभग सारे मैटर को दोनों, वैसे इनमें तुलना भी नहीं की जा सकती। अमित शाह जी भी वैसे ही फायर ब्रांड नेता, वो पूरा डिसीजन लेते हैं और बड़े बड़े काम करते हैं। तो वरिष्ठता में तो अमित शाह जी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। तो थोड़ा 19-20 के पर्चा नहीं, वो तो देखो एक परंपरा है हमारे, बड़े छोटे का तो वही सेम बात है भी। अमित शाह जी हमारे बड़े गार्जियन की तरह है, तो योगी जी बड़े बेटे की तरह, उन्हीं की परंपराओं का अनुसरण करते हुए पार्टी के काम को और देश समाज का जो काम है, हमारी जिम्मेदारी है, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। अब 2 लोग हैं जो शायद आपकी पार्टी से नहीं है, हनुमान बेनीवाल जी या रविंद्र भाटी जी? देखिए, रविंद्र भाटी को मैं ज़्यादा ठीक मानूंगा दोनों में से कंपैरिजन करें तो। और वैसे तो दोनों ही कार्यकर्ता जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ही विचारधारा से निकले हुए लोग हैं, पर थोड़ा सा हनुमान जी न्यूसेंस ज़्यादा करते हैं, इसलिए मैं रविंद्र को ज़्यादा इसमें ठीक मानता हूँ। स्मृति ईरानी जी या निर्मला सीतारमण जी? देखिए, निर्मला जी ही हमारी बड़ी बहन की तरह है, वो ही हमारी वरिष्ठ है, और देश को बहुत बड़ी उन्होंने जो
फाइनेंस को लेकर के जो उनकी योजनाएं हैं वो निश्चित रूप से बहुत मजबूत है और बहुत शालीन और एक सभ्य अपन कह सकते हैं, इस तरीके की महिला है वो, अपने आप में एक आदर्श है। और स्मृति जी एक फिल्म जगत से भी आने के बाद भी उन्होंने एक बहुत बड़ी अच्छी इमेज पार्टी की अंदर अपनी उन्होंने बनाई और राहुल गांधी को हराने का काम भी उन्होंने किया और एक कार्यकर्ता के भांति वो लगातार काम कर रही है। बड़ी बहन तो भाई निर्मला जी है और उसी तरीके से जिसे परिवार के मुखिया के रूप में हमारी निर्मला जी है और एक बड़ी बेटी के रूप में जो उस संस्कृति को, सभ्यता को जो आगे बढ़ाने का काम कर रही है वो स्मृति जी कर रही है। सुधांशु त्रिवेदी जी या साई दीपक जी, आई गेस वो भी काफी अपनी पार्टी लाइंस पे बोलते हैं, उनमें से आपको बेटर स्पोक्स पर्सन कौन लगता है? देखिए, सुधांशु जी का कोई तोड़ नहीं है किसी मामले में, वो बहुत अध्ययन करते हैं, बहुत अध्ययन करते हैं। बाकी भी हमारे स्पोक पर्सन जो है वो भी सब पूरी तैयारी के साथ आते हैं, पर मैं समझता हूँ सुधांशु जी का जो आज एक फेस है पार्टी के अंदर वो एक बड़ा है, सम्माननीय है हम सबके लिए। बाकी तो हमारे सारे स्पोक पर्सन अपने अपने फील्ड के बादशाह हैं। राहुल गांधी जी या अखिलेश यादव? अब देखिए, दोनों ही वंशवाद के वो है पोषक हैं, बाप दादाओं के नाम से राजनीतिक विरासत में दोनों को मिली है और मैं समझता हूँ कि दोनों ने ही अपने दम पर एक भी चुनाव नहीं जीता है। 2012 में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने तो वो मुलायम सिंह यादव जी के नाम से चुनाव लड़ा गया था, वो मेजोरिटी मुलायम सिंह जी के नाम पे आई तो मुलायम सिंह जी ने पुत्र मोह के अंदर उनको मुख्यमंत्री बना दिया। सब ने, पार्टी के सीनियर लोगों ने नहीं, मुलायम सिंह जी के भाइयों ने भी विरोध किया था, पर उन्होंने बना दिया। घर की पार्टी थी, कोई लोकतांत्रिक पार्टी तो है नहीं यहाँ जवाब देना पड़ेगा, उन्होंने बना दिया। लेकिन उसके बाद में 17 और 22 का दोनों चुनाव आए, अखिलेश जी बिल्कुल फ्लॉप रहे और जो राहुल गांधी जी है वो उन्हीं के बड़े भाई हैं, फ्लॉप के होने के अंदर रिकॉर्ड बनाया दोनों ने। तो वैसे ज्यादा राहुल गांधी जो नंबर दूंगा मैं, इसमें क्लियर कट आंसर होना चाहिए। वो तो उत्तर प्रदेश के अंदर ही खाली अपना परचम लहरा रहे हैं फेलियर का, राहुल गांधी जी पूरे देश में इसीलिए राहुल गांधी जी, हाँ राहुल गांधी जी बड़े हैं। सावरकर जी या सुभाष चंद्र बोस जी? देखिए, इनमें तुलना करना मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम है। दोनों ही देश के महान क्रांतिकारी थे, दोनों ने ही अपने अपने तरीके से देश को आज़ादी दिलाने में अपना योगदान दिया और दोनों ने ही लीग से हट करके अलग तौर तरीकों से अंग्रेजी हुकूमत को हिलाने का काम किया। सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान से बाहर जाकर के आज़ाद हिंद फौज का गठन करके, दुर्भाग्य रहा कि वो प्लेन क्रैश होने से उनका वो निधन हो गया। आज तक उनका रहस्य पता भी नहीं चला किसका षड्यंत्र था या नेचुरल था, क्या था। लेकिन अगर शायद वो हिंदुस्तान की सरजमी पे आ जाते तो बहुत बड़ा बदलाव होता। और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस का भी 1938 में इलेक्शन लड़ा था और नेशनल प्रेसिडेंट कांग्रेस के डेमोक्रेटिक तरीके से चुन लिए गए थे, पर फिर भी उस समय जो भी उनके, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, उन्होंने कहा तो उन्होंने रिजाइन करके अलग काम, तो उन्होंने भी बहुत अलग तरीके से देश के लिए कुर्बानी दी, देश के यूथ को खड़ा करने का काम किया और हजारों सालों तक उनको याद किया जाएगा। वीर सावरकर एक ऐसे इकलौते भारत के स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं जिनको 2 जीवन का कारावास दिया गया। आज जो कांग्रेस के नेता अपने दादाजी, पिताजी, नाना जी के लिए कहते हैं कि अभी इन्होंने जेलें काटी है, आप एजुकेटेड हैं, आज गूगल है, सब कुछ आप ढूंढ लीजिए। उनकी जेलों में उस जमाने में एसी लगे होते थे, उस जमाने में उनके विदेशों से कपड़े धुल करके जेल में रहते हुए आते थे, पूरा सुख सुविधाएं होती थी। काले पानी की जेल, वो भी 50 वर्ष की, जिसकी कल्पना मात्र से आदमी का हार्ट फेल हो जाए, उस जेल के अंदर वीर सावरकर को भेजा गया और उस जेल को भी तोड़ करके और काले पानी से निकलते हुए समुद्र में तैरते हुए उन्होंने वहाँ से बाहर आ गए थे। ऐसे महान क्रांतिकारी थे, तो दोनों में मैं तुलना इनमें नहीं कर सकता था और दोनों ही देश के लिए हमारे एक हीरे हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है। और एक आखिरी रैपिड फायर का सवाल, नेहरू जी या इंदिरा गांधी जी? वो तो देखिए, मैं तो वही बात करता आ रहा हूँ कि नेहरू जी ने जिन परंपराओं को आगे बढ़ाया है ना, उन्हीं परंपराओं को इंदिरा जी ने बढ़ाया, उनका परिवार भी चल रहा है। क्योंकि
परंपरा इनका स्वभाव रहा है कि नेहरू जी ने कभी भी चलन इस है। तरीके की चिंता नहीं करी, जिनको करना चाहिए था करने वाले काम। और इंदिरा जी ने तो उनसे और आगे बढ़ करके काम किया, तो इनकी क्या तुलना करूं। देश की जनता वैसे भी इनके बारे में जान ही चुकी है हर तरीके से, तो वही परंपरा इनकी तो अभी तक भी चल रही है। परिवार को नेहरू जी ने इंदिरा जी को सौंप दिया और इंदिरा जी ने फिर आगे जा करके अपने आगे की परिवार को पीढ़ी चालू कर दिया काम सिस्टम। तो चल ही रहा है, कांग्रेस की परंपरा तो है। बराबर ही रख रहे हैं दोनों। दोनों बराबर, मैंने कहा ना अभी, वो पिताजी थे, ये बेटी थी, तो इनका जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी सेम टू सेम काम किया इन्होंने। तो भाई लोकतंत्र को तो नेहरू जी ने भी तोड़ने का काम किया, क्योंकि जब देश में पहले प्राइम मिनिस्टर को चुनने का काम था, उस समय देश की 15 रियासतें, 15 इस तरीके की कमेटियां थी जिनका इलेक्शन होना था, जिसमें तय होना था। उसमें 12 कमेटियों ने सरदार पटेल के नाम का प्रस्ताव रखा था। नेहरू जी नाराज नहीं हो जाए इसलिए महात्मा गांधी ने वीटो करके नेहरू जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया। लोकतंत्र वहां तोड़ा इन्होंने। इंदिरा जी ने 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगा करके देश को आपातकाल दिया, लोकतंत्र को कैद करने का काम किया। तो इनकी तो परंपराएं ही इस प्रकार की है। आज उन्हीं परंपराओं को राहुल गांधी जी आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, चल रहा है। जाना सबको ये दुनिया से। जब आप यहाँ से चल जाए, आप क्या चाहते हैं कि आपकी क्या लेगेसी पीछे छूटे, लोग आपको कैसे याद रखें? देखिए, मैं तो क्या मेरे लिए चाहूँगा कि जो सपना आज मोदी जी का है 2047 का, और 2047 के बाद मैं रहूं या ना रहूं, ये भारत रहना चाहिए। लेकिन 2047 का जो विकसित भारत का सपना है वो सपना बने और दुनिया का नेतृत्व भारत करे, दुनिया में शांति स्थापित भारत करे। और आज जिस प्रकार के वर्ल्ड के अंदर जो चीज़ें दिख रही है वो केवल उन चीज़ों को, जो लड़ाई झगड़े हथियारों की होड़ जो लग रही है, ये केवल अगर कोई रोक सकता है तो वो भारत ही रोक सकता है। वो भारत की सनातन संस्कृति ही रोक सकती है। हमारा देश विकसित राष्ट्र बने और सनातन संस्कृति दुनिया में वसुदेव कुटुंबकम का जो हमारा स्लोगन है, जो हमारा नारा है, उसके अनुरूप चले। ये आइडियोलॉजी एक तरीके से चलती रहे। हाँ, हमारा देश चलता रहे। आइडियोलॉजी तो हमारा देश का जो विचार है वही हमारा विचार है। ठीक है जी, धन्यवाद, नमस्कार। That's it for today's episode. कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। hasta la vista। गुड बाय।